हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डीबी सर पुनः आप लोगों के लिए फिजिक्स लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि फिजिक्स में आप लोगों का पहला लेसन चल रहा है और पहले लेसन में बहुत सारी हेडिंग्स के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि वो सारी हेडिंग्स आप अच्छे तरीके से तैयार कर चुके हों। ठीक है, आज के वीडियो में हम वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करनी है इसके बारे में जानना है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया था कि वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, वो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक, आज के वीडियो में इसके निरक्षीय स्थिति के बारे में हम क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अगर आप लोगों को वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व हम पुनः कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। ठीक, जिसको एक वर्ड में निरक्षीय स्थिति बोला जाता है। ठीक है ना। ध्यान देंगे, मान लीजिए ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी आती है, 2l। ठीक है ना। इस वैद्युत ध्रुव के निरक्ष पर r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है ना। आगे ध्यान दें, देखिए इस बिंदु P पर ये -q और +q दो आपके आवेश हैं जो वैद्युत ध्रुव के अकॉर्डिंग है। ठीक, इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 वह ऊपर की दिशा में होगा। ठीक, और -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E2 होगी वह इसी दिशा में होगी। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यह दूरी ज्ञात होनी चाहिए, यानी PV दूरी क्या होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए। इसी प्रकार से -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमें AP दूरी क्या होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है ना। आइए थोड़ा इसको निकालने का प्रयास करते हैं। ध्यान दें, त्रिभुज AOP में आप देखें तो देखिए यह एक समकोणिक त्रिभुज बनेगा जिसमें इसका आधार होगा, ये इसका लंब होगा और ये क्या होगा, कोण हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये AP का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना होगा, OA का स्क्वायर, ये होगा OA का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका कितना, OP का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से मिलेगा आपका AP स्क्वायर बराबर ये होगा आपका OA स्क्वायर है, तो OA का मान कितना है आपका, L का स्क्वायर है, अब प्लस का OP कितना है आपका, R का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से AP स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, नहीं यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए, जो आपका PV जो दूरी है इसी प्रकार जो PV का मान होगा ना वही कितना होगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि ये भी L है और ये क्या आपका R है, इसमें पाइथागोरस पर आप लगाएंगे ना तो PV का मान कितना हो जाएगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब जरा ये देखते हैं, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका E1 बराबर, ध्यान दें, 1/4πε0 K होगा और ये हो जाएगा कितना आपका, इस पर आवेश आपका Q है तो Q अपान इसके बीच की दूरी का तो कितना है आपका, ये होगा आपका √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइए समझ में, तो ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण ये निकल जाता है, E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K हो जाएगा, स्क्वायर जब होगा तो रूट आपको खत्म हो जाएगा, तो बचेगा Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे जरा,
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, जो हो जाएगा E2, ये इस E2 का मान, ठीक है ना। तो E2 बराबर आपका हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के होगा। अब देखिए इसमें दूरी में सेम वही है, जैसे मान लो AP की दूरी इतनी है ना, ठीक, तो ये आवेश का परिमाण धनात्मक लिया जाता है और हो जाएगा r² प्लस, और ये कितना हो जाएगा, यह स्क्वायर सेम होगा। मान लो समीकरण इसको 2 दे दिया जाए और इसको समीकरण क्या दे दिया जाए, ये 1 दे दिया जाए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए समीकरण में E1 बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 के Q अपन इतना है ना, और समीकरण 2 में भी सेम वही चीज है, ठीक। यानी इसका मतलब ये आपका कि जो E1 है वो किसके बराबर है, E2 के बराबर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव है और थीटा कोण पर दोनों तरफ से क्या किया गया है, रखा गया है, आया समझ में। तो इसके अकॉर्डिंग बिंदु P पर जो तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ना, ठीक, इसके दो घटक वियोजित होंगे, एक E1 होगा और क्या होगा, एक E2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो घटक आपका E1 है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, E1 है और ये क्या आपका E2 है, ठीक है। तो इस E1 के भी अब दो घटक होंगे, एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा हो जाएगा और इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, E1 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र E2 है इसके भी दो घटक होंगे, इसका जो लंबवत घटक होगा वह E2 sin थीटा हो जाएगा और जो क्षैतिज घटक होगा क्या होगा, E2 cos थीटा होगा, ठीक है ना। अब चीजों को थोड़ा यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ठीक है, ये दोनों परिमाण में बराबर है परंतु एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो जब एक दूसरे के विपरीत हैं तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है ना। परंतु जो E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, ये दोनों एक ही दिशा में, बातें समझ में। तो जब ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो इस स्थिति में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है, परस्पर जुड़ करके तुल्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रदान करेंगे। आगे बस समझ में। अतः ये हो जाएगा बिंदु P पर तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, जो हो जाएगा वह E बराबर E1 cos थीटा अब प्लस क्या होगा, E2 cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों परिमाण में समान और एक ही दिशा में, जिसके जुड़ के ये तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें cos थीटा कॉमन है तो हो जाएगा आपका E बराबर E1 अब प्लस E2 हो जाएगा और cos थीटा आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे E1 बराबर क्या है आपका, E2 है ना, ठीक। तो इसमें एक काम कीजिए, E2 की जगह पे E1 रखा जा सकता है, क्यों, तो इस तरीके से E बराबर हो जाएगा E1 प्लस, इसको भी E1 किया जा सकता है, ठीक, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा होगा, आइए समझ में। अब इस तरीके से हो जाएगा E बराबर, देखिए E1 का मान यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है और Q अपान L स्क्वायर प्लस कितना है, R स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ करके ये मान 2E1 हो जाएगा और एक cos थीटा होगा, ठीक है। तो E1 बराबर E बराबर ये 2 हो जाएगा। देखिए E1 की वैल्यू ये जो है यहाँ पे रख दीजिए, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा और एक Q अपान हो जाएगा L स्क्वायर प्लस कितना होगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये कितना होगा, cos थीटा। अब ध्यान दें cos थीटा की वैल्यू पुनः इसके एक त्रिभुज से निकाल कर रखा जाए तो ध्यान दीजिए त्रिभुज AOP में, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज लीजिए आप, AOP ले लीजिए या BOP ले लीजिए, ठीक है, दोनों में मान समान है, ठीक। तो अगर AOP लिया जाए तो हो जाएगा cos थीटा बराबर, ठीक है,
ये होता है आपका आधार बटे क्या होता है, कोण होता है, ठीक है ना। तो आधार का मान आपका यल है, अब कोण का मान चूंकि एपी है, कि एपी का मान देखिए यहाँ पे आया है, ठीक है। जो हो जाएगा कितना आपका अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और जरा आगे ध्यान दें, cos थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट अप करें तो ई बराबर आपका हो जाएगा, ये होगा 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा, और ये होगा q/यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यल अपान, इसको लिखा जा सकता है करके यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, क्यों, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 घात के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से ई बराबर हो जाएगा, ध्यान दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के होगा, इसको 2q लिख सकते हैं, 2q अपान, देखिए यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात है, इसलिए 1/2 घात है, क्योंकि समान है तो समान होता है घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जरा आगे ध्यान दें, इस तरीके से ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के होगा, ठीक। और देखिए जो 2q है ये वैद्युत द्विध्रुव के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव का मान वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, सॉरी जो 2q होता है किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, जो p स्मॉल p के बराबर होता है 2q का मान, ठीक है। और ये हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। आगे ध्यान दें, परंतु जो आर है वो मच ग्रेटर देन क्या है, यल। यह जो इसकी जो निरक्षीय स्थिति जो आर का मान है वह यल से बड़ा है, ठीक है। तो जब यल से बड़ा है अतः निश्चित रूप से आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन क्या होगा, यल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो जब आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन यल स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर की तुलना में हम यल स्क्वायर को यहाँ से नगण्य मान सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम नगण्य मानेंगे तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा, और पी अपान, देखिए जब इसको नगण्य मानेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3 कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो ई बराबर मिल गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा, और ये पी अपान ये कितना हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह क्या है, मूल सूत्र है, ठीक है ना। अब जरा कुछ कंडीशंस को देखा जाए, निर्वात अथवा y के लिए, ठीक है, y के लिए आप जानते हैं k का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जो माध्यम का परावैद्युतांक है तो ये ई बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और पी अपान कितना होगा आर क्यू के बराबर हो जाएगा, और होगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग निकाले थे, और यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया है, ठीक है ना। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति से एक रिजल्ट निकल के सामने आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया था ई बराबर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r2 आपका आया था। आइए समझे, ये चीज प्रीवियस वीडियो में आया था इसके अक्षीय स्थिति के अकॉर्डिंग, और ये क्या इसके निरक्षीय स्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसके इन दोनों कंडीशंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वह वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2p है, ठीक है, यहाँ पे केवल क्या है p है। इस तरीके से अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं
कि एक समन्वय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। ठीक है ना। इसके लिए ध्यान दीजिए, ये एक समान आपका वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो थीटा कोण पर क्या किया गया, रखा गया है। ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, ये जो प्लस Q आवेश है, चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके दो ध्रुव होंगे, एक माइनस Q आवेश यहाँ पर है A पर है और एक प्लस Q आवेश कहाँ पर है, B पर है। ठीक है ना। तो इस प्लस Q आवेश पर एक बल बाहर की दिशा में कार्य करता है, वह F बराबर प्लस QE है, और माइनस Q आवेश के कारण एक बल बाहर की दिशा में इधर कार्य करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का QE होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब जरा समझिए, देखिए यदि वैद्युत ध्रुव AB को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर क्या किया जाए, रखा जाए, ठीक, तो इस पर दो प्रकार के बल F बराबर QE प्लस QE और एक F बराबर माइनस QE आवेशों के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और ये दोनों बल मिल करके एक बल युग्म का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और यह दोनों बल जब बल युग्म का निर्माण करेंगे तो इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है। और ये दोनों बल मिल करके इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है ना। जिससे इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। वह आपका प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है जो इन दोनों बलों के ठीक क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव पर ध्यान दें, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो जाएगा, बल आघूर्ण का मूल सूत्र क्या होता है, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के बराबर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से टाउ बराबर हो जाएगा, देखिए बल किसी एक बल का परिमाण आप लेंगे F हो जाएगा, ठीक, और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, देखिए किसी एक बल को लेंगे क्रिया रेखा से लंबवत जो दूरी होगा वो OB के बराबर होगा, उन्हें कितना आ जाएगा, OB आपका आ जाएगा। ठीक है ना। और ध्यान देंगे, यदि OB का मान ज्ञात करना है कैसे निकलेगा, त्रिभुज AOB मिलेगी। ध्यान देंगे, त्रिभुज AOB में, ठीक है ना, आप साइन थीटा जब लेंगे, साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें OB ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा और एक कोण पता है। ठीक है। तो लंब कोण का संबंध किसमें होता है, साइन थीटा में होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कोण, या लंब का मान हो जाएगा आपका OB बटे कोण का मान कितना हो जाएगा, AB होगा। ठीक। तो इस तरीके से मिल जाएगा साइन थीटा बराबर ये OB अपान, देखिए जो AB है वो किसके बराबर है, 2L के बराबर है। इस तरीके से OB बराबर आपका मिल जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2L कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से आप पाएंगे टाउ बराबर ये F हुआ आगुणे, ध्यान दें OB का जो मान है कितना आपका 2L साइन थीटा के बराबर है, तो हो जाएगा 2L और कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे F का मान इन दोनों में से किसी एक का मान रखा जाएगा तो कुल मिला के बल का परिमाण लिया जाता है। ठीक है। तो परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, तो टाउ बराबर हो जाएगा, किसी एक बल का परिमाण लिया जाएगा तो QE आगुणे 2L और कितना हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से टाउ बराबर, थोड़ा सा इसको सेपरेट किया जाए, 2QL, तो एक बार कर दीजिए, इनटू में E है और कितना हो गया आपका, साइन थीटा हो गया। ठीक है। तो टाउ बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के क्या होता है, बराबर होता है, तो होगा PE और कितना होगा, साइन थीटा के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। जहां जो स्मॉल p हो कितना होता है, 2Q
यल की क्या होता है, बराबर होता है। आइए समझ में। तो देखिए किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा टाउ बराबर कितना होगा, पी ई साइन थीटा होगा। ये इसका क्या है, अभिष्ट सूत्र है, ठीक है ना। और इसके दो केसेज हैं। केस फर्स्ट, ध्यान दे, यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 अंश, कितना हो 0 अंश हो, तो जो टाउ हो जाएगा वह पीई और ये साइन 0 अंश के बराबर होगा। तो टाउ बराबर, देखिए साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जब ये 0 होगा तो इसमें गुना किया टोटल मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए समझ में। तो इस पहले केस का मीनिंग ये है, अतः यदि कोई वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया, जब इसकी दिशा में रखा जाए इसके समांतर हो जाएगा, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो उस स्थिति में इस वैद्युत ध्रुव पर कोई भी बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। इस पहले केस का मीनिंग ये है। केस सेकेंड, ध्यान दे, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। जब थीटा और 90 डिग्री होगा इस तरीके से टाउ बराबर पीई और साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 अंश होगा, ठीक है ना। अब देखिए साइन 90 अंश पे ये टाउ मैक्सिमम प्राप्त होगा, ठीक है ना। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू ये हो जाएगा पीई आपका होगा, क्योंकि साइन 90 का कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो P बराबर आपको मिल जाएगा टाउ मैक्सिमम अपान कितना होगा, E होगा, ठीक है ना। एक सूत्र है जो न्यूमेरिकल में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। अगला ध्यान दे, यदि मान लीजिए E बराबर आपका 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए, ठीक है ना। जब E का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम होगा तो जो P का मान हो जाएगा वह टाउ मैक्सिमम के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह अधिकतम बल आघूर्ण होता है जिसे एकांक एवं एक समान, देखिए यह है ना 1 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। इसके आधार पर जिसे एकांक एवं एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है, कार्य करता है, ठीक है। तो ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का बेसिक कंसेप्ट था जो आप लोगों को बताया, ठीक है ना। अभी तक के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो भी चीजें आप लोगों को बताई गई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी आप लोगों को इसमें डाउट हो कि सर ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें अच्छा लगा या नहीं लगा, या यहाँ कमी है या वहां कमी है, ठीक है। तो अभी तक की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।